तो हेलो गाइज, आपका स्वागत है एक और नए वीडियो पर। तो गाइज मैं आज यहाँ पर वाईफाई लगवा रहा हूँ घर पे। ये तो डेटा बहुत खर्च हो रहे थे यार, 1000 रुपए का पैक मार चुका हूँ, फिर भी इंटरनेट कम पड़ जाता है। हो सकता है कल से आपको वीडियो फिर से टाइम पर मिलने लगे। शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जियान को एक येलो स्क्रॉल भी मिलता है और साथ में यिंग को वो 3 कलर्ड रैबिट भी मिल गया रहता है। अब जियान वगैरह ऑक्शन का जो कोर एरिया रहता है जहाँ पर मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स बिक रहे थे वहां पर पहुंच जाते हैं। यहाँ पर जियान के कानों में एक आवाज आती है। अब आगे ज्ञान जैसे इस आवाज को सुनता है और इस प्रेशर को फील करता है, ये तुरंत ही चौकन्ना हो जाता है। यार ये इतना ज्यादा प्यार में पागल रहती है इस रैबिट के कि इसको कुछ समझ में भी नहीं आ रहा होता है। ज्ञान के सामने एक यंग गर्ल अब दिखती है, ऑरेंज येलो ड्रेस में पहनी हुई थी, काफी सुंदर थी और उसके कर्व्स भी आराम से देखे जा सकते थे। इसकी कमर तो मानो सांप की जैसी हो। ज्ञान भी इस लड़की को देखकर अचंभित हो जाता है क्योंकि इसका पावर जो था काफी अनयूजुअल था। यही वो लड़की रहती जिसने जियान को आवाज दिया रहता है। लड़की जियान से कहती है तुम्हारे अंदर कुछ तो डिफरेंट है, मुझे दिखाओ। वो जियान को मतलब घूर रही थी। ज्ञान इसके बाद तुरंत हिंगिंग को लेकर यहाँ से निकल जाता है डेप्थ ऑफ मेडिसिन मार्केट में। ये लड़की जो रहती है टू फैमिली रहती है, यानी उसके घर की रहती है। ज्ञान वगैरह यहाँ से आगे निकल रहे थे तभी ये लड़की बीच में आ जाती है। यिंगिंग भी अब इस लड़की के पावर को समझ जाती है। यिंगिंग इसे कहती है कि हमारा रास्ता छोड़ दो, पर ये लड़की फिर भी ब्लॉक कर रही थी रास्ता। लड़की जियान और यिंगिंग से कुछ तो अर्थ स्पिरिट करके बोले थे वो मुझे दिखाओ, मुझे ये मांग रही थी उस चीज को। ज्ञान पर काम रहता है, वो बोलता है कि चलो चलते हैं। ये दूसरे रास्ते से जाने लगता है। ये लड़की भी देखती कि इसका प्लान फेल हो गया है। तो टूजिया क्लैन की थी, ये काफी ज्यादा अपने क्लैन में मानी जानी थी और ये उनकी लिटिल प्रिंसेस कही जाती थी। ज्ञान वगैरह इस लड़की को इग्नोर करके यहाँ से जा रहे थे। ये लड़की और ज्यादा गुस्सा हो जाती है और अपना ऑरा रिलीज कर देती है। ये लड़की बेसिकली 5 स्टार डाउटी के इनिशियल लेवल पर थी। ज्ञान भी इससे इंप्रेस्ड हो जाता है। ये लड़की अभी बहुत कम एज की थी और ये 5 स्टार में एंटर कर गई थी, तो इसके फ्यूचर अचीवमेंट्स काफी ज्यादा हो सकते हैं। क्योंकि एक पावरफुल अटैक लॉन्च करती हुई जमीन के अंदर से आ रहा था, पर जियान इसे सेंस कर लेता अपने सोल फोर्स की मदद से। पीछे से जमीन फाड़ करके एक जायंट गेट निकलता है जो जियान को मतलब लॉक कर देता है। तुरंत जियान यिंगिंग को पीछे ढकेल दिया रहता है। नहीं मन जियान शायद ओल्ड जू को कहता है शायद मैं अगर वापस ना पाऊं तो मुझे आप माफ करिएगा। तुरंत ही अपने सोल फोर्स से इस लड़की पर भी अटैक करने लगता है। जियान का अटैक इस लड़की के पास पहुंचने वाला रहता है। इस लड़की के पास उसे एक आवाज आती है। जियान के अटैक को ये तुरंत ही डिसॉल्व कर देते हैं। एक मिडिल एज्ड ओल्ड मैन दिख रहे थे जिनका हेयर जो था वो थोड़ा व्हाइट हो गया था। ओल्ड मैन जियान से कहते तुम ऐसे एक लड़की पर कैसे अटैक कर सकते हो। जियान कहता है मैं बस ऐसे ही किया क्योंकि ये लड़की ने मुझ पर पहले अटैक किया था। ओल्ड मैन कहता है कि मेरी जो यंग लेडी है काफी ज्यादा मतलब लोगों को परेशान करते रहती है, मैं उम्मीद करूंगा कि आप दोनों काम डाउन हो जाएं। जियान कहता है वैसे तो मैं ऑफेंड नहीं हो रहा हूँ, पर इसने मेरे मेंटल स्ट्रेंथ को डैमेज किया, क्या आप उसको की भरपाई करोगे। टूलिंग जैसे सुनती है कि मेंटल फोर्स स्पिरिचुअल फोर्स का फीस, अलग स्माइल से जियान की तरफ देख रही थी। जो टूलिंग थी ये टूजिया क्लैन की थी जिसका नाम जो था ज्वानलिंग रॉयल फैमिली के टॉप फैमिलीज में आता था और ये काफी पावरफुल फैमिली थी जो ज्वानलिंग रॉयल फैमिली को भी टक्कर दे देती थी। जियान बेसिकली इनको ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा था, इसलिए हंस रही थी। कहती क्या तुम्हारे पास उतनी योग्यता है कि तुम हमसे कंपनसेशन रिसीव कर पाओ। लिंग जियान को मॉक करती है और कहती आपको क्या चाहिए। जियान तुरंत ही अपना मुंह खोलता और कहता है मुझे बस कुछ दर्जनों मेडिसिनल हर्ब्स चाहिए, या कम से कम जिससे कि मैं एक फर्स्ट ग्रेड का डाउटी पिल रिफाइन कर सकूं। पर जो जियान रहता है, ये जो इस लड़की ने एक केज बनाया था पिंजरा, उसको तुरंत ही तब तक ब्रेक कर दिया रहता है। यिंगिंग भी इस बात को सुनकर जियान के हंस रही होती है, समझ जाती कि जियान अपना एक डकैत के समान है। ओल्ड मैन भी जब ये बात सुनता तो कहता है जियान से मानना पड़ेगा तुम्हारे पास बहुत साहस है। अपने टूजिया क्लैन का नाम बताता है। जियान बोलता है मैंने तो सुना ही नहीं है। कहते हैं क्या तुम सुने नहीं हो, आज तो तुम मरोगे। टूलिंग कहती है। यानी जुरान यिंगिंग से पूछता है कि क्या तुम जानती हो टूजिया क्लैन के बारे में। यिंगिंग भी कहती है मुझे भी नहीं पता है। ये ओल्ड मैन भी समझ गया था कि जियान एक नॉर्मल बंदा नहीं है। ये कहता है कि जो भी हुआ मैं आपको फ्यूचर में रीपे कर दूंगा। ओल्ड मैन जुरान कहता है कि अगर आप कुछ ऐसे कदम उठाओगे तो आप हमारे टूजिया क्लैन को ऑफेंड कर सकते हो और इसका परिणाम बुरा हो सकता है। तभी कहता है क्या आपको लगता है मैं एक फर्स्ट ग्रेड का एल्केमिस्ट हूँ, टाउडी एम्परर लेवल का, तो क्या आप मुझे ऑफेंड कर सकते हो। समय जियान का जो मेडल पैटर्न था एल्केमिस्ट बैच वो भी दिख रहा होता है। टूलिंग और ये जो ओल्ड मैन रहते दोनों शॉक्ड हो जाते हैं। जियान बहुत यंग एज का था। जियान डाउडी फर्स्ट लेवल के भी टॉप लेवल का एल्केमिस्ट रहता है। ये लगभग सेकंड लेवल में ब्रेक करने वाला रहता है, ऐसा ये लोग समझ जाते हैं इसके बैच को देख करके ही। ओल्ड मैन इसके बाद जियान से माफी मांगने लगता है और स्माइल करते हुए कहता है इस बार मुझे माफ करिएगा। अब ये भी मतलब हर जाना भरने को तैयार हो जाता है। यिंगिंग भी इस दौरान काफी शॉक्ड थी पर अंदर से खुश भी थी। इसे भी पता था कि जियान एक एल्केमिस्ट है, पर इस लेवल का होगा इसे भी नहीं मालूम था। इसके बाद जियान और यिंगिंग यहाँ से निकल जाते हैं और यही जो ये लड़की रहती है टूलिंग अपने ओल्ड मैन से बात कर रही होती है कि ये बंदा को आप इतना भाव क्यों दे रहे थे। ये बताते हैं कि इनके फैमिली में जो टॉप लेवल का एल्केमिस्ट है यानी टूजिया फैमिली में वो सेकंड ग्रेड का है, जियान से थोड़ा ही ऊपर है और वो बूढ़े भी हो चुके हैं और बाहर की दुनिया में और भी पावरफुल लोग हैं। जियान उनमें से एक कहा जा सकता है। टूलिंग भी अपनी गलती समझ जाती है और ये माफी मांगने लगती है। कहते हैं कि मुझे इस किड से जियान से काफी वियर्ड फील हुआ था। टूलिंग जियान कहती है क्या हमें उस बंदे का डिटेल चेक करना चाहिए। मना कर देते क्योंकि अगर ये बंदा इतना पावरफुल है तो इसके जो बैकअप होगा और भी ज्यादा स्ट्रांग हो सकता है। वैसे भी अल्केमिस्ट वगैरह को प्रोवोक करना काफी बुरी बात होती है, इसका अंजाम काफी बुरा हो सकता है। अब ये जो ओल्ड मैन रहते ये सोच रहे थे ये बंदा जिसने इसको ट्रेन किया होगा जियान को वो कितना पावरफुल होगा। यार मतलब दूर निकलने के बाद यिंगिंग पूछती है जियान से क्या तुम्हें नहीं लगता है हमने कुछ ज्यादा मांग दिया, इससे कि हमें भी ट्रबल हो सकता है, टूजिया फैमिली वाले शायद हमें परेशान करें। तभी कहता है अगर मुझे कोई परेशान करेगा तो मैं उसे छोड़ूंगा तो नहीं। इस दौरान हंस रही होती मुझे लगा नहीं था कि तुम एक टॉप लेवल
लेवल के डाउडी लेवल के अल्केमिस्ट हो गए। जियान कहता है ये तो बस ऐसे तुक्का लग गया मेरा, मतलब मैं कैसे भी अल्केमिस्ट बन गया। तुरंत यिंगिंग कहती जियान क्या मैं तुम्हें थोड़ा परेशान कर सकती हूँ। जियान पूछता है क्या बात है। जियान से कहती जब तुम फ्यूचर में डाउडी सेकंड ग्रेड के अल्केमिस्ट बन जाओगे तो क्या तुम मुझे एक हेल्प दे सकते हो। कहती कि मुझे डाउडी सेकंड ग्रेड का एक अर्थ लेवल का पिल चाहिए। जियान भी ये सुनकर थोड़ा सरप्राइज हो जाता है। फिर जियान सोचता है, फिर कहता है ठीक है। इस दौरान खुश हो जाती है और जियान को थैंक यू बोलती है और मन ही मन सोचती है ब्रदर मैं जरूर आऊंगी वापस, मैं आपको खोज कर ही रहूंगी। मैं कहती क्या सच में आप उस अंडरग्राउंड पैलेस में हो ज्वाइनिंग रॉयल फैमिली के। इस समय यिंगिंग को देख रहा होता है, पूछता है क्या तुम ठीक हो। कहती बस मुझे कुछ पुरानी यादें याद आ गई थी। इस दौरान जियान को कुछ प्रेस्क्रिप्शन देती है कि मुझे ये सब चीजें चाहिए हॉब्स। जियान भी थोड़ा सुनकर सरप्राइज होता है। बात की जाए तो किसी भी अल्केमिस्ट के लिए प्रेस्क्रिप्शन बहुत बड़ी बात होती है। जियान इससे कहता है तुम्हें डर नहीं लग रहा है कि मैं ये प्रेस्क्रिप्शन लेके भाग जाऊंगा। कहती वैसे भी हम एक ही सेक्ट के लोग हैं तो इसमें शंका करने की क्या बात है। जियान सोचता है ये लड़की सच में बहुत ज्यादा सिंपल और स्टूपिड है। लड़की मतलब इसे जियान को सिल्वर ग्रे स्क्रॉल देती है जिसे जियान अपने सोल पावर से अंदर फिर रख लेता है। थोड़ी ही समय में ये मेडिसिनल मार्केट के डीपेस्ट पार्ट में आ गए थे। जियान को मूफेंग वगैरह दिखते हैं। मूफेंग एक कुछ घोस्ट टाइप की लिक्विड एक्सोसिज्म लिक्विड खरीद रहा था। जियान तभी मूफेंग के बगल में एक लड़के को देखता है। इसके जो फ्लक्चुएशन था डाउकी का काफी स्ट्रॉन्ग था। बंदा कम से कम 5 स्टार डाउडी के लेट स्टेज में होगा। बंदा कहता है मुझे चाहिए जो एक्सोसिज्म लिक्विड खरीद रहा था मूफेंग, ये इसको चाहिए। मूफेंग का चेहरा उतर जाता है। जो एक्सोसिज्म लिक्विड था ये 4 मिलियन गोल्ड में बिक रहा था। बंदा इसके दाम को और भी बढ़ा रहा था यानी ओल्ड मैन से। मूफेंग थोड़ा गुस्से में था। अभी इसके कंधों पर मतलब मूफेंग के कंधों पर एक हाथ आता है। कहता है मैं इसके 5 मिलियन देने को तैयार हूँ। अपना जियान था। ओल्ड मैन भी जब दाम सुनता है तो ये भी थोड़ा अचंभित हो जाता है कि अब इसे 4 मिलियन में उस लड़के को बेचने वाला था, पर जियान मूफेंग की तरफ से 5 मिलियन की बोली लगा देता है। ये यंग मैन तुरंत ही जो रहता है बोलता है मैं 6 मिलियन दूंगा इसके। यंग मैन की नजर यिंगिंग पर भी पड़ती है। लड़का कहता है क्या ऐसी भी लड़की हो सकती है इस दुनिया में इतनी खूबसूरत। यिंगिंग भी इस लड़के को नोटिस करती है पर इग्नोर मार देती है। जियान उसके बाद धीरे से बोलता है 7 मिलियन। मूफेंग थोड़ा एंग्जियस हो जाता है। जियान से बोलता है जियान मेरे पास इतने पैसे नहीं है। जियान कहता है तुम टेंशन मत लो, यहाँ पर मैं हूँ ना। इसके बाद ये बंदा जो रहता है यंग मैन वो भी चुप हो जाता है और ये लिक्विड जो रहता है मूफेंग को 7 मिलियन में मिल जाता है। मूफेंग जियान से कहता है मैं तुम्हें जो बाकी पैसे हैं दे दूंगा बाद में। जियान तो इतना फील कर चुका था। ये जो यंग मैन था अपने नजरों से यिंगिंग को कई बार ताड़ रहा था, पर जियान अपने सोल पावर से इसको फील कर लिया था। बाद ये तीनों मतलब यहाँ से निकल जाते हैं और ये जो यंग मैन था अलग ही मतलब बुरे नजर से इन लोगों को देख रहा था। जो यंग मैन था इसके बाजू में एक बंदा आ जाता है जो आर्मर पहना रहता है और इसको झुककर प्रणाम करता है। इस लड़की के बारे में इसे बताने लगता है। कहता है कि ये लड़की आई तो मेरा जो अंदर का फ्लेम था वो भी मानो कांप रहा हो। बंदे का नाम जुआन मू रहता है। ये 3rd प्रिंस रहता है जुआनलिंग रॉयल फैमिली का। सीन शिफ्ट होता है और ओल्ड जुओ को दिखाया जाता है। एक बंदे से बात करते हैं जिसके कपड़े थोड़े बहुत फटे हुए थे। तो वही डेजर्ट क्लैन की यानी मेडुसा वगैरह की बात कर रहे थे। यहाँ पर 4th प्रिंस ये जो था इसका नाम जुआन शैन था। तो कुछ बाहर जाने की बात कर रहे थे। इनके बाजू में जो एक बंदा खड़ा था वुल्फ ईगल कॉप्स का था। ये डेप्यूटी हेड था और ये 8 स्टार डाउडी लेवल का बंदा था। यही मतलब 4th प्रिंस यानी जुआनलिंग रॉयल फैमिली के जो थे उनका मास्टर भी था। तो 4th प्रिंस था काफी ज्यादा वियर्ड था। हालांकि इसका टैलेंट काफी अच्छा था पर ये डीप माउंटेन्स वगैरह में जाने को हमेशा तैयार रहता था। ऐसा लगता था मानो ये छोटा बच्चा हो। गाइस आप एल्डर जुओ और एल्डर जू से कंफ्यूज मत होना। एल्डर जू अपने जियान वगैरह के मास्टर हैं और एल्डर जू इनके हैं, जुआनलिंग रॉयल फैमिली वाले हैं। 4th प्रिंस रहता है जुआन शान। इसने नोटिस किया था जियान वगैरह का पंगा अभी थोड़ी देर पहले 3rd प्रिंस से। कहता है ये तीनों बंदे से फैमिलियर फील हो रहे थे। अगर बात की जाए जुआनलिंग रॉयल फैमिली की इसमें टोटल 9 प्रिंस लोग थे। बेसिकली जो 4th प्रिंस जुआन शान रहता है इसको भी वो मर्सिनरी ग्रुप के बारे में पता रहता है, जिनके साथ अगर आपको याद हो तो जियान जाने की तैयारी कर चुका था इस ऑक्शन के बाद। ये जुआन शान वहीं पर जाना चाहता था। मर्सिनरी ग्रुप थी। इनका जो टॉप लेवल का वॉरियर था वो डाउडी 7 स्टार का था। मर्सिनरी ग्रुप और जुआनलिंग रॉयल फैमिली में अच्छे संबंध नहीं थे। जुआन शान को इसके मास्टर श्योर करते कि तुम टेंशन मत लो, वहां पर हम उन्हें निपटा सकते हैं। इसके बाद मतलब ये लोग भी यहाँ से निकल जाते क्योंकि ये बोलते हैं कि कल तो अब ऑक्शन है, कल आएगा मजा। इस दौरान यिंगिंग और जियान मतलब आ चुके थे पर ये उस बंदे की ही बात कर रही थी। बोलते कि उस बंदे से इनको एक फ्लेम पावर की फीलिंग आ रही थी और ये फैमिलियर थी। वो कहते छोड़ो इन बातों को, कल हमें ध्यान देना पड़ेगा पर हमें इनसे भी चौकन्ना रहना होगा। यानी जब सोल पावर से उस बंदे को एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहा था यानी 3rd प्रिंस को, तो ये नाकामयाब रहता है। ये समझ जाता है वो बंदा का जो बैकग्राउंड है काफी स्ट्रॉन्ग होगा। उसके बाद ये फिर से मतलब इस मेडिसिनल मार्केट्स में घूमने लगते हैं। ये कई सारे मेडिसिनल इंग्रेडिएंट जैसे कि फ्लेमिंग स्टोन वगैरह भी दिखते हैं। जो फ्लेमिंग स्टोन था ये मैग्मा वर्ल्ड में हजारों सालों के बाद तपने के बाद ही बनता है। ये लोग अच्छा खासा घूमने के बाद मेडिसिनल मार्केट से निकलने की तैयारी करते हैं। इस दौरान जो जियान से बोली रहती है 2nd लेवल के डाउडी ग्रेड का मेडिसिनल पिल रिफाइन करने के लिए, उसमें से कुछ भी इंग्रेडिएंट्स उसको फिलहाल नहीं मिले रहते हैं। जियान फिर पूछता है क्या क्या चाहिए उसमें से। इसने पहले से कुछ पिल्स और इंग्रेडिएंट्स तैयार कर लिए थे। यिंगिंग बताती है इनमें से कुछ का नाम लेती है जैसे हेवनली सोल, ह्यूमन फ्रूट, स्पिरिचुअल इसेंस, 10,000 ईयर, स्नो लोटस हार्ट वगैरह का। ये जो हेवनली सोल ह्यूमन फ्रूट था ये ग्रेट टॉनिक था सोल पावर के लिए। कोई बंदा इसे पी ले जिसका दिमाग ठीक ठाक हो तो उसका जो विजडम है काफी गुना बढ़ जाएगा।
था। ये जो एंजल फ्रूट था, मतलब ये जो हेवनली सोल ह्यूमन फ्रूट था, ये बोला जाता था एंजल्स के द्वारा टच किया गया था, इसलिए इसका पावर इतना ज्यादा और प्योर है। दूसरा ये बोलते जो स्पिरिचुअल मैरो फ्लूइड है, प्रकार का लिक्विड है। इस लिक्विड का भी जो जन्म होता है एक मैजिकल बीच से रिलेटेड होता है। लास्ट वाला जो था वो वानयान स्नो लोटस हार्ट था। सबके बारे में ऐसे जियान को बताती है, और जियान को वैसे भी थोड़ा बहुत पहले से पता रहता है। जियान को इसके बारे में पता रहता है, पर ये काफी रेयर मेडिसिन पिल्स रहती हैं। यही तीनों हर्ब्स अभी फिलहाल तक इसको नहीं मिले थे, और बाकी चीजें इसने कलेक्ट कर ली थी। जियान थोड़ा गुस्से में कहता है तुम्हें क्या पता है, ये जो तीनों मेडिसिनल हर्ब्स हैं ये इतने ज्यादा मिलना नामुमकिन के बराबर है। शायद ये जुआनलिंग कॉन्टिनेंट में, क्या डाउडी कॉन्टिनेंट में भी मिले, बहुत ही रेयर होगा। शायद इनको ये यहाँ पर मिल भी सकता था, ऐसा यिंगिंग कहती है, अगर इनकी किस्मत अच्छी रही तो। जियान जाते जाते एक चीज तो फील करता है, ये जो यिंगिंग थी इस समय जूनियर की जैसी से लग रही थी। उसके बाद ये तीनों यहाँ से निकल जाते हैं। फेंग भी कहता है जो यिंगिंग ने जो 3 मेडिसिनल मटेरियल्स बोले हैं, इन सब में मतलब सोल पावर का इसेंस ज्यादा है। सोच रहा होता है इस चीज को, मतलब इसे क्यों चाहिए हर्ब्स वगैरह। तीनों जा रहे थे और एक फिगर था जो शैडोज में मानो छिपा हुआ और इनको फॉलो कर रहा था धीरे धीरे। फिगर था ये ब्लैक क्लॉथ्स में कवर्ड था, अंधकार में मानो ये पूरी तरह से दिख भी नहीं रहा हो। फाइनली ये तीनों वापस लौट आते हैं और एल्डर जू से भी मिलते हैं। तुरंत ये तीनों इनको ग्रीट करते हैं। उसके बाद जियान इनको बताता है कि इसका वो जो मर्सिनरी स्टॉल ओनर वाला बंदा था उससे डील हुआ है। इसे लगा था शायद इसको एल्डर जू नहीं जाने देंगे, और ये तैयार हो जाते हैं। इससे जियान काफी खुश होता है। जियान से पूछते हैं इस बार तुम किसके साथ मतलब जा रहे हो। जियान नाम लेता है ब्लड ब्लेड मर्सिनरी कॉप्स। एल्डर जू भी इस दौरान हंसते हैं। के दिमाग में मतलब कुछ तो प्लान चल रहा था, क्योंकि ये पहले से डिसाइड किए रहते हैं मेडुसा क्लैन जाने का। जियान वगैरह भी शायद उधर ही जा रहे थे, डेजर्ट क्लैन की तरफ ही। निंग अपने रूम की तरफ जा रही होती, तभी ये जियान से कहती है सावधान रहना, क्योंकि ये जो जुआन मुंह था, जो थर्ड प्रिंस, इससे इसने कुछ तो फील किया था ऐसा। मतलब मुंह फेंग से वो एक्सोर्सिज्म लिक्विड के लिए फाइट कर रहा था। ये बात सब अपने अपने कमरे में प्रवेश कर जाते। इस दौरान जियान चाय के मजे ले रहा होता है। लॉन्गी जो रहता है जियान के एंशिएंट जुआन रूलर से बाहर आ जाता है और कहता है जियान से मैंने यहाँ पर कई सारे ऑब्सक्योर ऑरास फील की हैं। गोल्डन ड्रैगन किंग अब आराम कर रहे थे, वो डीप स्लीप में चले गए थे, तो लॉन्गी ही था वो जो जियान की रक्षा कर रहा था, यानी जियान की देखभाल कर रहा था। गोल्डन ड्रैगन किंग ने इसे चिताया था कि तुम्हें जियान का ध्यान रखना होगा। मैंने अपने रूम में पहले ही सोल बैरियर प्लेस कर दिया था। सरप्राइज होता है, पूछता है लॉन्गी तुमने क्या फील किया था, मतलब उस वेग ऑरा में। क्योंकि लॉन्गी जो था वो अपने टाइम में डाउ जियान लेवल पर था, हालांकि ये अभी सोल फॉर्म में है, पर फिर भी इसका पावर तो अच्छा खासा है। लॉन्गी का जो फिलहाल का स्ट्रेंथ रहता है ये डाउडी 7 स्टार पर होता है। कहता है मैं इतना तो नहीं जान सकता, पर वो जो ऑरा थी कम से कम 8 स्टार डाउडी में होगी। उसके बाद जियान कहता है ठीक है उसको देखेंगे हम। उसके बाद ये जो टैटर्ड स्क्रॉल लाया था थोड़ा फटा चिथड़ा, उसको निकालता है। लॉन्गी इस समय जियान के कंधे पर आकर बैठ जाता है और पूछता है ये क्या चीज है। समय ये जो येलो स्क्रॉल था इसमें से एक अलग स्पिरिचुअल पावर या मेंटल पावर बाहर निकल रही थी। जियान भी इस पावर को फील करके थोड़ा सा अचंभित हो जाता है कि जो बॉडी के अंदर की वो जो डिवाइन मूवमेंट थी, कोर इंक्रिप्शन टेक्निक, वो भी इस समय मूव कर रही होती है। अब ये बाहर आ जाती है कोर इंक्रिप्शन। जैसे ये बाहर आती है जो येलो स्क्रॉल था चुपचाप हो जाता है, जैसा लगता है एक बच्चा हो मानो ये स्क्रॉल और इसके पप्पा बाहर आ गए हो, यानी ये डिवाइन मूवमेंट। सोचने लगता है क्योंकि इसका जो डिवाइन मूवमेंट था इसके निंगोंग वांग यानी कि स्पिरिचुअल रियल में स्टोर था, और ये बाहर आ गया। मतलब ये जो येलो स्क्रॉल है आम चीज तो नहीं है। अपने सोल पावर से इस दौरान इस टैटर्ड स्क्रॉल को टच करने की कोशिश करता है, पर ये स्क्रॉल ब्लॉक कर देता है, मानो एक चट्टान सामने हो। कितना भी अपने सोल पावर को इंक्रीज कर ले, पर ये इस टैटर्ड स्क्रॉल के अंदर प्रवेश नहीं कर पा रहा था। बाद जियान अपने सोल पावर को मतलब सुरक्षित कर लेता है, और ये अपना मिल्की व्हाइट फ्लेम बाहर निकालता है और इस मतलब येलो स्क्रॉल को टच करने लगता है। धीरे धीरे समय बीतते जाता है, मतलब टैटर्ड स्क्रॉल को जला रहा था। टैटर्ड स्क्रॉल में अभी तक कुछ नहीं हुआ था। जियान आश्चर्यचकित हो जाता है ये क्या चीज है। जियान उसके बाद अपना ये जो व्हाइट फ्लेम भी रहता है उसको भी बाहर खींच लेता है, पर इस दौरान इसका जो कोर इंक्रिप्शन था डिवाइन मूवमेंट का, उसमें से एक फेंट लाइट अब बाहर आने लगती है। जियान मतलब इसको अपने डिवाइन मूवमेंट के कारण अब देख पा रहा था। इसमें से कई सारे माउंटेन्स दिखते हैं। तुरंत ही कहता है ये माउंटेन नहीं है, ये चीज मुझे काफी ज्यादा फैमिलियर लग रही है। जियान से कहता है तुम अपना स्पिरिचुअल पावर यूज करो, सोल पावर और टाउकी छोड़ो। धीरे धीरे इस टैटर्ड स्क्रॉल में मतलब अपना सोल पावर इंजेक्ट करने लगता है। इसमें से अब एक डेजलिंग लाइट आने लगती है। जियान भी खुश हो जाता है। फिर लॉन्गी कहता है ज्यादा खुश मत हो बेटे। लॉन्गी ये बोलता है जो स्क्रॉल था इसमें से एक मतलब डीम कलर लाइट निकलती है, जियान की जो पावर को सप्रेस्ड कर देती है। और फाइनली इसमें से जो टैटर्ड स्क्रॉल था एक ब्राइट लाइट निकलने लगती है, जिसमें से जियान को एक फैमिलियर स्मेल फील होता है। ये जो फ्लेम था मतलब सॉरी फीलिंग इसको आ रही थी, ये सेम आ रही थी जब ये एल्डर जू लाओ के घर में गया था और वहां पर इसने कई सारे जब फॉर्मेशंस देखे थे, डाउ फॉर्मेशन टेक्निक्स। लॉन्गी जियान से कहता है क्योंकि तुम्हारा मेंटल स्ट्रेंथ यानी स्पिरिचुअल पावर अभी भी काफी वीक है। धीरे जो लाइट जल रही थी धीरे धीरे धीमे हो जा रही थी। जियान भी हाँ में सर हिलाता है। जियान अभी तक अपने स्पिरिचुअल पावर को कल्टीवेट नहीं किया रहता, और इसको एल्डर झूलाओं ने भी कहा था जब ये लोग इस ऑक्शन से बाहर मतलब वापस आएंगे तभी ये इसको सिखाएंगे सब चीजें। इस बार चालाकी करता है, अपने बॉडी के सोल पावर को रिलीज करता है, पर इस दौरान ये इस टैटर्ड स्क्रॉल को अटैक नहीं करता है, बस कि धीरे धीरे इसमें अपनी एनर्जी पोर करने लगता है। इसके सामने इसका जो व्हाइट डिवाइन मूवमेंट जो होता है डिवाइन इंक्रिप्शन, वो भी हवा में उड़ रहा होता है। धीरे धीरे इसका जो व्हाइट इंक्रिप्शन डिवाइन मूवमेंट रहता है उसमें अब लाइट जलने लगती है। अपने कोर इंक्रिप्शन को कंट्रोल करके इस टैटर्ड स्क्रॉल में मतलब आगे बढ़ने लगता है। जो जियान का कोर इंक्रिप्शन रहता है डिवाइन मूवमेंट, इसमें से एक पावर निकलता है यानी कि फोर्स। ये जो स्क्रॉल रहता है उसकी तरफ बढ़ने लगता है। तो ये जो टैटर्ड स्क्रॉल था जिसे अभी जियान अभी तक डिफीट नहीं कर पा रहा था, मानो ये एक रॉक के समान हो, अब इसको तुरंत ही जो कोर इंक्रिप्शन की पावर रहती है एक क्षण में हरा देती है। जियान अपने कोर इंक्रिप्शन डिवाइन मूवमेंट को थैंक यू बोलता है। उसके बाद इसका जो डिवाइन
डिवाइन मूवमेंट रहता है इसके स्पिरिचुअल इसेंस में रियल में वापस लौट जाता है। पर जियान अब एक चीज तो फील करता है, इसका जो डिवाइन कोर इंक्रिप्शन था ये पहले से थोड़ा बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया था। इसके सामने जो टैटर्ड कोरल था इसमें से अब काफी मतलब प्योर व्हाइट लाइट बाहर निकलने लगती है। जियान बोलता है ये क्या चीज है। जियान अपने पाम से इस व्हाइट लाइट को टच करता है। ये जो व्हाइट लाइट का ऑरा रहता है जियान के बॉडी में धीरे धीरे मतलब माइंड में एंटर करने लगता है। जियान अपने मन में इसको पढ़ने लगता है दिमाग में, द इमॉर्टल मास्टर फॉर्मेशन बीमिंग इमॉर्टल सिल्क वाइन। अगर चाइनीज में इसको बोले तो इस फॉर्मेशन को सू जियांगजी टैंग कहते हैं। ये जो फॉर्मेशन था बेसिकली टाइम को बाइंड करने के लिए, मतलब अपोनेंट को डिले करने के लिए यूज किया जाता था। इस पावर को मतलब इस टेक्निक को कोई तभी यूज कर सकता था जब उसका स्पिरिचुअल पावर कम से कम इमॉर्टल यानी डाउ जियान मास्टर में न पहुंच जाए, नहीं तो ये उसको नुकसान पहुंचा सकता था। जियान के इसमें सर पर मतलब माथों पर कुछ ब्लैक लाइंस देखी जा सकती थी। अब इस मतलब पावर को फील करके, क्योंकि इसको यूज करने के लिए इमॉर्टल लेवल का पावर होना चाहिए, ये हैरान हो जाता है। अभी तक तो इसके जानने में केवल एल्डर झूलाओ इस लेवल पर थे, ये थोड़ा निराश था। धीरे धीरे जो टैटर्ड स्क्रॉल रहता है उसको जियान का कोर इंक्रिप्शन डिवाइन मूवमेंट रिफाइन कर देता है। ये जो टैटर्ड स्क्रॉल रहता है खत्म हो जाता है, पर इसका जो पावर रहता है जियान के माइंड में स्टोर हो जाता है। जियान इसमें से बहुत चीजें समझा रहता है, क्योंकि इस पावर को यूज करने के लिए जैसे जैसे मतलब जियान का आउ फॉर्मेशन लेवल बढ़ेगा ये इसको और भी ज्यादा अच्छे से यूज कर सकता था। जियान ये टेक्निक यूज करेगा तो ये आराम से अपने से भी पावरफुल लेवल के वॉरियर्स को मतलब बांध सकता है कुछ समय के लिए। धीरे धीरे इस फॉर्मेशन को मतलब अब समझने की कोशिश कर रहा था कि पहले इसको एरे फॉर्मेशन बनाना पड़ेगा, यानी कोर इंक्रिप्शन वगैरह यूज करना पड़ेगा। इधर सीन शिफ्ट होता है और एक लड़की को दिखाया जाता है। ये पूरा यहाँ पर जो माहौल रहता है ज्वानलिंग रॉयल फैमिली में जो ऑक्शन के लिए सभी का अवलोकन कर रही थी, इस दौरान ये रिलैक्स फील कर रही थी। औरत काफी ज्यादा सुंदर होती है। अगर बात की जाए इसकी स्टेटस के कि ज्वानलिंग रॉयल फैमिली में इसका क्या लेवल है, तो ये किंग ज्वानलिंग से कम नहीं आकी जा सकती थी, क्योंकि ये किंग ज्वानलिंग को मतलब पूरे ज्वानलिंग कॉन्टिनेंट को फाइनेंशियली कंट्रोल करती थी। अगर ये एक दिन भी बैठ जाए तो ज्वानलिंग रॉयल फैमिली शायद कोलैप्स कर सकता है। हालांकि ये डाउडी 1 स्टार की वॉरियर होती है, पर इसका जो कद होता है पैसे के कारण काफी ऊंचा होता है। इसको एक तरह से लीडर माना जा सकता है इंटायर ज्वानलिंग रॉयल फैमिली का। इसका नाम ब्लड रोज होता है। इसके सामने एक बंदा खड़ा होता है जिसका टाइगर के समान हेड होता है। ये पूरी चीजें रिपोर्ट कर रहा था कि ऑक्शन हॉल में क्या होने वाला है। ये बंदा बेसिकली टाइगर टूथ लीजन का एक सोल्जर होता है, पर इस बंदे का भी स्टेटस अलग था, क्योंकि इसके जो कपड़े रहते हैं उस पर 3 बैजेस लगे रहते हैं। दौरान ये इसको हर चीज बताता है कि जो हुआ लीजन है वो मार्शल लॉ को कंट्रोल कर रहा है, वुल्फ लीजन जो है वो डिफेंस के लिए इस मतलब ऑक्शन में काम कर रहा है। अगर बात की जाए कि डेप्यूटी जो हेड है वुल्फ ईगल लीजन के, वो 4th प्रिंस के इस समय साथ हैं। गाइस 4th प्रिंस का नाम याद रखें, इसका नाम जुआन शान है। और जो ड्रैगन लविंग लीजन वाले हैं मतलब टॉप लेवल वाले लोग इकट्ठा होकर रहे हैं, शायद वो कोई तो बड़ा मूव करने वाले हैं, ऐसा ये बंदा ब्लड रोज को बताता है। भी अपने मन में सोचने लगती है इस बार किंग जुआनलिंग क्या करना चाहता है। तो ब्लड रोज रहती है बेसिकली घोस्ट आर्मी की शायद रहती है, कहती कुछ भी हो जाए आगे मतलब अभी टाइम लगेगा, पर हमारा जो घोस्ट वर्ल्ड है जरूर इस जुआनटियन कॉन्टिनेंट में वापस आएगा। के बाद ये अपना घोस्ट फॉर्म को छोड़ के ओरिजिनल फॉर्म में आ जाती है और यहाँ से निकल जाती है। इधर जो जुआनलिंग सिटी था इसमें रात हो चुकी थी। जियान वगैरह अपने मतलब रूम में थे, यिंगिंग और बाकी सभी सो चुके थे। इधर जियान अपना कल्टीवेशन कर रहा था, जो उसने अभी एरे सीखा था उसको ट्राई करने की कोशिश कर रहा था। हालांकि जियान अपने रूम में कल्टीवेट कर रहा था, पर ये अपना जो सोल का कुछ पावर था ये यिंगिंग के रूम में भी थोड़ा बहुत छोड़ के आया था, ताकि अगर कुछ भी वहाँ हलचल हो तो ये फील कर सके। इधर जो यिंगिंग का रूम रहता है ये धीरे से खुल जाता है, इसे जियान भी नोटिस करता है। एक बंदा जो रहता है वो कहता है कि 3rd प्रिंस को ये लड़की क्यों चाहिए, काफी ज्यादा सुंदर है, ये तो एक डॉल के समान लग रही है। आदमी मैन इन ब्लैक होता है, ये फिलहाल यिंगिंग के दरवाजे पर खड़ा होता है। यिंगिंग भी अलर्ट थी इस समय, क्योंकि जियान और यिंगिंग की पहले ही बात हुई रहती कि कुछ तो आज गड़बड़ होने वाला है। ये बंदा जो रहता है तुरंत ही यिंगिंग के फोरहेड की तरफ अटैक कर देता है। इसलिए यिंगिंग को बेहोश करने के लिए अटैक किया रहता है। यिंगिंग भी तुरंत ही अपने बेड से कूद जाती है, तुरंत ही पूछती कौन हो तुम। यिंगिंग उस दौरान तुरंत ही अपने अज्योर फ्लेम को रिलीज कर देती है। यिंगिंग भी जानती थी कि इस बंदे से फाइट नहीं कर सकती, ये बंदा काफी ज्यादा पावरफुल था। बस ये यही सोच रही होती कि जियान वगैरह तुरंत यहाँ पर आ जाए। बंदा कहता है कि अब तुम्हें मतलब नहीं है, क्योंकि मैंने यहाँ पर एक बैरियर बना दिया, तो यहाँ पर कोई भी नहीं आ सकता, और मैं वैसे भी तुम्हें हार नहीं पहुंचाऊंगा, मुझे जैसा कहा गया है बस मैं तुम्हें लेने आया हूँ, तो तुम सरेंडर कर दो। इस आदमी की आंखों को देखकर यिंगिंग भी डर जाती। इस आदमी का जो आंख था डेड ग्रे कलर का था। मैन इन ब्लैक ज्यादा समय वेस्ट नहीं करना चाहता था, ये घोस्ट स्पीड से यिंगिंग की तरफ बढ़ता है। ये एक बार तुरंत ही मतलब अचानक से पहुंचता है इसके पास और इसके हेड पर वॉर कर देता है। अभी इस रूम में एक आवाज गूंजती है, फैमिलियर वॉइस, और ये जियान का हुआंग क्वांग एंगर अटैक यानी येलो डिवाइन एंगर अटैक रहता है। मैन इन ब्लैक रहता है, इसका हाथ अभी यिंगिंग की तरफ बढ़ ही रहा था, तभी ये अटैक जियान का आ जाता है। जियान तुरंत इस दौरान यिंगिंग को हक करता है और यहाँ से निकलने की कोशिश करने लगता है। मैन इन ब्लैक भी काफी सरप्राइज होता है कि ये बंदा कैसे यहाँ पर एंटर कर गया। ये गुस्से में था कि ये बंदा 7 स्टार डाउडी के पीक के आसपास था, और इसके रहते हुए यहाँ पर एक 4 स्टार डाउडी का बंदा आ गया और इसे पता भी नहीं चला। बंदा तुरंत ही जियान पर अपने पाम से अटैक कर देता है। अपने अटैक को बोलता है घोस्ट हैंड, और एक काफी पावरफुल पिच ब्लैक ऑरा जियान की तरफ रोटेटिंग स्पीड से बढ़ने लगती है। जियान फील करता है इस बंदे का सेम ऑरा जैसे घोस्ट वर्ल्ड वाले घोस्ट का होता है। जियान कुछ नहीं करता इसके अटैक और कहता है मास्टर क्या आप इस बैटल को आराम से देखते ही रहेंगे। अभी यहाँ पर एक आवाज गूंजती है और कहती है मानना पड़ेगा जियान तुम्हारा सोल परसेप्शन वीक नहीं है, और सच में तुम एल्केमिस्ट
डाउडी लेवल के फर्स्ट ग्रेड के मानने योग्य हो। इस वॉइस को सुनते ही जो मैन इन ब्लैक रहता है घबरा जाता है, बोलता है डाउ जियान। ये मैन इन ब्लैक भी देखता है, सामने इसके एक लेजी ओल्ड फेस वाले मैन रहते हैं। इनके प्रकट होने मात्र से ये बंदा मानो डर गया हो, इसके अंदर अलग ही कपकपी छूट रही थी, का फाइटिंग की मानो जम सा गया हो। एल्डर जू इससे कहते हैं अब तुम यहाँ पर आ ही गए हो तो जाना क्यों है तुम्हें। एल्डर जू इससे पूछते तुम्हें कौन भेजा है यहाँ पर। आदमी भी अब डर नहीं रहता, बोलता है अगर आपको मारना है तो मुझे मार दे पर मैं नहीं बताऊंगा। तब एल्डर जू की नजर पूरी तरह से इस मैन इन ब्लैक पर होता है। ये बोलते क्या ये बंदा जुआनलिंग रॉयल फैमिली का एक मेंबर है। मैन इन ब्लैक कहता है अगर हूँ भी और नहीं भी हूँ तो क्या फर्क पड़ता है। मैन इन ब्लैक एक मौके का इंतजार कर रहा था। जैसे ही एल्डर जू थोड़ा सा काम होते ये तुरंत ही यहाँ से भागने लगता है, पीछे से छत पे से कूद के। ये भी जानता था कि अगर ये यहाँ से भागा नहीं और वैसे भी थर्ड प्रिंस का काम नहीं किया तो यहाँ नहीं तो वहाँ इसे मरना ही है। ये जो प्रिंस वगैरह है इनका कोई काम ना पूरा करे तो उसको मरना तय है। जानवी इधर सरप्राइज होता है कि ये भाग कैसे गया। एल्डर झूलाव हंसते हैं और कहते हैं ये तो एक मछली है बड़े शिकार को पकड़ने के लिए, मतलब इसे जानबूझकर एल्डर झूलाव ने भागने दिया था। नहीं तो एल्डर जू की जो डाउ की रहती है वो सिल्वर कलर की रहती है पर इस समय ये ब्लैक दिख रही थी। मू यिंगिंग और जियान भी इस फ्लक्चुएशन को फील करते हैं। लोंगी की मानो तो आंखें ही बाहर आ जाएंगी। लोंगी कहता है ये सच में हाफ इमोर्टल लेवल यानी हाफ डाउजियान लेवल पर है। जियान इनके ऑरा से मानो सप्रेस हो रहा था, एक डर इसके अंदर भी बैठ गया था। मू यिंगिंग भी इस समय काफी ज्यादा नर्वस फील कर रही थी। तो तभी याद आने लगता है इसके भाई यांची ने बताया था कि याद रखना ये जो ह्यूमंस है ना ये बहुत बुरे लोग होते हैं, तुम इन पर कभी भरोसा मत करना, तुम्हें हमेशा इनसे दूर रहना पड़ेगा। अगर तुम्हें मालूम होना चाहिए अगर स्ट्रॉन्ग ह्यूमन बींग्स तुम्हें डिस्कवर कर लेंगे, मतलब तुम्हारी पहचान कर लेंगे कि तुम एक होली फ्लेम हो तो वो तुम्हें पक्का नहीं छोड़ेंगे। ओल्डर जू का जो स्ट्रेंथ रहता है काफी तेजी से इस मैन इन ब्लैक की तरफ बढ़ने लगता है। कि पावर मतलब लाइफ और डेथ फोर्स मिक्स होता है। ये तुरंत ही जैसे उस बंदे से टच होता है वहां पर एक एक्सप्लोजन हो जाता है, एक भयंकर गड्ढा भी वहां पर बन जाता है। तो एल्डर झूला भी समझ गए थे ये आदमी अगर पकड़ा भी गया तो ये कुछ रिवील नहीं करने वाला था, इसलिए इसे मारने का फैसला कर लिए थे। सीन शिफ्ट होता है और एक वुडन हाउस को दिखाया जाता है जहां पर थर्ड प्रिंस जुआनमू एक मतलब अच्छी पोजीशन में बैठे हुए थे और इनके हाथ में एक स्क्रॉल था। ये इसे काफी ग्रेट इंटरेस्ट के साथ पढ़ रहे थे। इनका जो छत था उसके ऊपर एक एक्सप्लोजन होता है। जुआनमू समझ जाता है कि वो बंदा जिसको इसने भेजा था मैन इन ब्लैक वो मारा गया। जो बंदा था जो मारा गया था उसका नाम था ये कोई। ये सोचता ये कैसे मारा गया, ये बंदा तो 7 स्टार डाउडी का था, लड़की तो वैसे भी 5th स्टार डाउडी पर थी, साथ में वो जियान भी कमी लेवल पर था। ऐसा ये जुआनमू सोचने लगता है। तो नाइट घोस्ट था इसके लिए काफी कीमती था क्योंकि इसी से ये अपने पूरे काम करवाता था। जुआनमू इसके बाद खिड़की की तरफ जाता है और अपना खिड़की खोलता है। यहाँ पर इसे कई सारे फिगर्स आसमान में दिखाई देते हैं। यहाँ पर इसे एल्डर जूजिन दिखाई देते हैं। एक बर्ली मैन भी होता है जो एंशिएंट डेसोलेट क्लैन का होता है, वहां का ये 5th एल्डर होता है और इसका भी स्ट्रेंथ 7 स्टार डाउडी पर था। एल्डर जो भी इससे कहते हैं मुझे लगा नहीं था अरवाका कावा कि तुम भी यहाँ पर आओगे, मतलब ये एंशिएंट डेसोलेट क्लैन वाले बंदे का नाम था। अरवाका कहता है मुझे लगा नहीं था कि आप डाउस जियान के लगभग पहुंच जाओगे, इससे मुझे काफी ज्यादा शेमफुल फील हो रहा है। अरवाका इनसे पूछता है लगता है आपने अभी किसी को मारा है। एल्डर जो कहते हैं हाँ ये कुत्ता ही था। भी जानते थे मतलब अरवाका की जो बंदा आया था वो जुआनलिंग रॉयल फैमिली से इसका कुछ ना कुछ कांटेक्ट था। बताते हैं कि ये जो बंदा था इनके फेंगजियांग पवेलियन के डिसाइपल्स को यानी जियान और यिंगिंग को मारने की कोशिश भी किया था। किंग जुआनलिंग को भी पता चल जाता है कि इनका जो थर्ड प्रिंस है जुआनमो उसका जो गार्ड था वो मारा गया है। बात फिर भी अपने अंदर का जो भी हलचल रहता है उसको दबा लेते हैं। इधर जो एल्डर झूलाव रहते हैं अपने सराय में फिर से वापस लौट जाते हैं। फिर जो इस दौरान कहते हैं मुझे जितना फील हो रहा है जो यिंगिंग है कि बॉडी पर कुछ तो है पर मैं भी इसको ब्रेक थ्रू करके नहीं देख पा रहा हूँ, उसी के लिए शायद ये लोग आए थे। किंग जुआनलिंग इस दौरान आदेश देते कि जुआनमो को मेरे पास भेजो। जुआनलिंग हैरान रहता है कि इसे पता चल जाता है कि जो एल्डर झूलाव हैं वो अब हाफ लेवल इमॉर्टल यानी डाउजियन लेवल पर पहुंच चुके हैं। ये सोचने लगते हैं कि जो इन्होंने मतलब सोलोमन वालों को एल्डर जूजिन को यानी झूलाव को मारने के लिए भेजा है, क्या वो लोग मरेंगे या बचेंगे या इन्हें मार देंगे, अब तो ये समय ही बताएगा। किंग जुआनलिंग हंसते रहते हैं क्योंकि इन्हें जो एल्डर झूजाव को जो घेरने आ रहे थे वो 2 8 स्टार डाउडी के पावर हाउस थे और एक डाउडी 9 हाउस के पीक पर था। ये भी जानते थे अब शायद ये लोग एल्डर झूलाव को रोक पाए। हालांकि सोलोमन क्लैन वाले और जुआनलिंग वालों में अच्छा रिलेशन था पर फिर भी सोलोमन वाले कोशिश करते थे इन्हें सप्रेस करने का जुआनलिंग को, इसलिए किंग जुआनलिंग सोचते हैं कि जो भी हो देखा जाएगा। इधर फाइनली सीन शिफ्ट होता है और जुआनमू आ जाता है। किंग जुआनलिंग से कहता है क्या आपने पापा मुझे बुलाया। जुआनमू इन्हें पूरी बात बताने लगता है कि मेडिसिनल मार्केट में वो लड़की यिंगिंग मिली थी, उसके अंदर से इसे एक फैमिलियर ऑरा आ रही थी जिसके कारण वो इसे कैप्चर करने के लिए अपने उस चेले को यानी मैन इन ब्लैक को भेजा था। पूछता है पर मेरा जो बंदा था डाउडी 7 एम्परर का था उसे कैसे मार दिया। किंग जुआनलिंग बताते कि वो एल्डर झूलाव थे। जुआनमू जब सुनता है कि एल्डर झूलाव थे और वो हाफ इमॉर्टल लेवल पर है तो मानो ये भी डर के मारे कांपने लगता है अंदर से। जुआनमू कहता है हमें कुछ तो करना पड़ेगा इन फेंगजियान पवेलियन वालों का। जुआनलिंग कहते हैं जब इस बार मैं मेड्यूसा क्लैन से वापस आऊंगा तो मैं भी उनको मारना शुरू कर दूंगा। जुआनमू इनको रेस्पेक्टफुली ग्रीट करता है और यहाँ से चला जाता है। किंग जुआनलिंग जुआन कहता है जुआनमू से कि किसी को पता नहीं चलना चाहिए, मतलब हमारे जो जुआनलिंग रॉयल फैमिली के प्रिंसेस हैं उनका स्ट्रेंथ इतना लेवल पर है ये बेसिकली उस सोल क्लैन यानी हुन क्लैन वालों की वजह से ही संभव हुआ है।
कहता है सोलोमन क्लैन वाले तुम लोग तो बस एक पत्थर मात्र हो, जब मैं डाउजियन लेवल पर पहुंचूंगा तो तुम्हें भी अच्छे से बताता हूँ। इस समय मुझे लगता है शायद मुझे हुन क्लैन वालों से यानी सोल क्लैन वालों से अपना रिलेशन जो है और अच्छा करना पड़ेगा। मैं डाउजियन लेवल पर पहुंच जाऊंगा तो मैं आराम से पूरा इस जुआनलिंग कॉन्टिनेंट को रूल कर सकता हूँ। ऐसा ये मतलब अपना किंग जुआनलिंग प्लान कर रहा होता है और ये हंस रहा होता है। इस समय इसके बॉडी से एक फेंट फ्लेम भी बाहर निकल रहा था। इसका भी फ्लेम शायद जियान से थोड़ा बहुत ही वीक पड़ेगा।